नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो पानी के लिए आग लगनी शुरू हो चुकी है। सिंध में वहां के जो राज्य के गृह मंत्री हैं, उनका घर फूंक दिया गया है। और जो एक दिन पहले झड़प हुई थी, एक राजमार्ग है, उसको जाम करने की कोशिश की गई थी और वहां जो झड़प हुई थी, उसमें 2 लोग मारे गए थे। आज फिर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन इतना हिंसक था कि गृह मंत्री के घर पर जो गार्ड्स वगैरह तैनात थे, पहले तो उनकी पिटाई की, उनको भगाया वहां से। और उसके बाद उनके फर्नीचर में, उनके बेड वगैरह में और दूसरी जगह, और घर जो है वो, उसके विजुअल्स आ गए हैं, वो धू धू करके जल रहा है। इसका डिटेल क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन इसके अलावा जिन मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं, उनमें एक तो आप जानते ही हैं कि अब आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ से थोड़ा ऊंचा ओहदा लेकर के अयूब खान के समकक्ष पहुंच गए हैं। पर अयूब खान ने क्या कारनामा किया था, और वो कारनामा करने के बाद ये जबरन पदवी ली थी, तो अब देखना ये है कि ये उसी तरफ बढ़ेंगे या इनकी रुखसती होगी इस पद से। क्योंकि अगर आपको फील्ड मार्शल बनने का शौक है और अभी तो आपने सरकार की गर्दन पर घुटना टेक कर टिका करके ले लिया ये, लेकिन क्या अमेरिका चुपचाप ये सब तमाशा देखता रहेगा? ये जरा देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ी बैठक क्यों बुलाई है? क्या मोहम्मद यूनुस के साथ उनका जो तनाव है वो चरम पर पहुंच चुका है? और बांग्लादेश को लेकर के सबकी दिलचस्पी इधर इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि हमारा मूवमेंट थोड़ा इधर तेज हुआ है। अ, सिलीगुड़ी के पास हमारा जो युद्धाभ्यास है, उसका नाम भी तीस्ता युद्धाभ्यास रखा गया है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और जिसकी चर्चा हम लोग अपने प्रोग्राम्स में करते रहे हैं कि ये जो चिकन नेक जिसको बोला जाता है, कश्मीर में भी और दूसरी जगहों पर भी ये नाम बड़ा दिलचस्पी से लिया भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है। तो क्या समय आ गया है कि भारत इस चिकन नेक को गैंडे या दूसरी की जो गर्दन होती है उससे भी चौड़ा करे? और इसकी संभावना कितनी है और ऑप्शंस क्या हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार आदि अजीत साहब। तो उनके साथ जुड़ते हैं और फिर सारे घटनाक्रम के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। तो आदि जी, ये जो धुआं, ये जो आग उठती हुई दिखाई दे रही है सिंध में, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। अभी तो ऊपर से सिंध का जो वॉल्व है वो थोड़ा सा ही टाइट किया गया है, कुछ कुछ पानी तो अभी बह रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तब क्या हालत होगी आगे और नीचे तक पाकिस्तान में? सर आप याद करें मैंने आपके चैनल पे बोला था कि ये जो पानी आपने बंद करा है इसका आपने एक और फ़ॉल्ट लाइन खोल दी है सिंध की। तो वो आपके सामने दिख रहा है आपको। तो ये सिंध के प्रोटेस्ट सर पहले भी चल रहे थे, 2-200 किलोमीटर उन लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि सिंध सिंध के लोगों के ऊपर अब तो वो बड़े क्लियर नारे मारने शुरू कर दिए हैं। कल उन्होंने ब्लॉकेड करके पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय को जाने से रोक दिया। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो सदर्न पाकिस्तान का एरिया है, जहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान है, वहाँ पर पूरी तरह से अभी आगे जाके आग लगेगी। देखिए सर, सिंध का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा सिंपल है। ये सिंध दरिया से जो पानी आता था, उसके ऊपर एक कनाल बना के अपना चोलिस्तान के अंदर वहाँ पर अपना थोड़ी खेती-बाड़ी करना चाहते थे, कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसको ये बोलते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं है सर, वो आर्मी फार्मिंग है, सिर्फ़ आर्मी के पास लैंड जाने वाला था। 40,000 एकड़ आर्मी ने अपने अपने ऊपर लिया था कि हम यहाँ पर फार्मिंग करेंगे। और ये फार्मिंग जाएगी कहाँ पर? ये फार्मिंग जाएगी सर सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, उधर पे बेचेंगे ये खाना। क्योंकि वहाँ पर देखिए खाना उगाने की कुछ वो है नहीं, तो ये उधर पे बेचने की कोशिश करेंगे।
अब सर देखिए चक्कर क्या है, सिंधियों ने बोला कि वैसे भी यार सिंदरिया का पानी तो आता नहीं है यहाँ पर। वैसे भी कम हो रखा है, आप यहाँ पर आके देखो तो वहाँ से वो अरेबियन सी का पानी ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम हो रखी है। तो ये काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फ़नी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सिंध के जो सो कॉल्ड रखवाले हैं, ये जो भुट्टो फैमिली है, इन्होंने ही वो जो प्रेज़िडेंट साहब हैं, उन्होंने ही साइन करा था इस चीज़ के ऊपर, तो उसके बाद आप इनके ही बेटे सिंध में आके बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं कि ये इस्लामाबाद वाले, ये हमारा पानी ले जाएँगे। अबे! तेरे बाप ने साइन करा है वो। और उस टाइम पे मैं हँस रहा था, मैं बोला इनको पता नहीं है कि इन लोगों ने अपने घर में एक फॉल्ट लाइन बना ली है। देखिए सर, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है ये और इनकी वही हालत होने वाली है। अभी पा भारत ने पानी बंद तो कोई पूरी तरह से करा नहीं है, बट अभी से ही इनको प्रॉब्लम वहाँ पर दिख रही है और सिंधियों को समझ में आ रहा है कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो वो बड़ा क्लियरली बोलते हैं भैया 71 में बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। उनका नारा बड़ा क्लियर है और सड़क पे आके वो बड़ा ओपनली बोलते हैं ये चीज़ों को। और काफ़ी ज़बरदस्त वायलेंट प्रोटेस्ट हुए सर। जैसे आपने बताया इंटीरियर मिनिस्टर का घर जला दिया, ठीक है? उसको फिर भगा दिया वहाँ से। पुलिस के साथ सबको भगा दिया वहाँ पर। ज़बरदस्त वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर एक और नारा नारा आ रहा है कि तेरा देश, मेरा देश, सिंधु देश, सिंधु देश। ठीक है जी? और आप ये जान के आपको हैरानी होगी कि वहाँ पर सिंधु देश मेरी माँ, जो सिंधी मुसलमान है, वो ये बोल रहा है कि ये धरती मेरी माँ है। ये एक बड़ा चीज़ को समझ में आनी चाहिए सर, यहाँ पर तो भारत माता की जय बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। वहाँ का मुसलमान बड़ा क्लियरली बोल रहा है सिंधु देश मेरी माँ है, मेरी माँ की धरती है ये। ये धरती मेरी माँ है, इसको छोड़ो तुम लोग। तो ये चीज़ सर इस्लाम और इन चीज़ों से पूरा ऊपर उठ चुका है, ठीक है? ये एक अलग लेवल पे जा रहा है सर और इनको बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ इनको समझ में नहीं आएगा कब फटेगा इनके मुँह पे आके। और ये फटने वाला है बड़ी जल्दी क्योंकि देखिए जिस जगह पे इन लोगों ने ये जो जो भी लड़ाई-वड़ाई करके इन लोगों ने जो भी चीज़ करा है उसका अगर आप देखें तो इनको करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर कई लोग बोलते हैं 15 बिलियन डॉलर का इनको लॉस हुआ है। ठीक है सर, 15 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास तो है नहीं सर, आस-पास भी नहीं है। आसिम मुनीर को अपने मेडल भी बेचने पड़ गए फिर भी नहीं मिलेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है सर। अब देखिए आसिम मुनीर को इन्होंने प्रमोट कर दिया है। सर मैनेजमेंट में ना एक सेइंग होती है, जो खराब लोग होते हैं ना उसके साथ 2 लोग वो 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो निकाल दो उसको या प्रमोट कर दो उसको। आप अगर देखेंगे मैनेजमेंट में ऐसे ही होता है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में या तो आप उसको निकालो, निकाल सकते नहीं आप, तो उसको प्रमोट कर दो फिर। प्रमोट कर दो तो क्या होता है सर नीचे की जगह खाली हो जाती है तो कोई और आता है, फिर किसी और के साथ आप डील कर सकते हो। तो इसको एक सेरेमोनियल हेड बना के वहाँ पर रखेंगे ये लोग। अभी तो खैर वो कोशिश करेगा लेकिन मेरे हिसाब से सर दुनिया से काफ़ी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि यार इसको हटाओ, ये साला जिहादी है, ये बेवकूफ़ क्योंकि इंडिया ने भी बोला होगा यार ये कहाँ से जिहादी बिठा रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? खुले में आके बोलता है हिंदू मारो, ये करो, वो करो, हिंदू अलग है, ये है, वो है, ये क्या है? आपने भी आवाज़ तो उठाई होगी और उसका ये रिज़ल्ट दिख रहा है आपको कि देखिए आईएमएफ का जो इसके ऊपर आया है अभी, पहले 37 थे अब 11 और ऐड कर दिए हैं उन्होंने। मना नहीं कर सकते सर बिकॉज़ क्या होगा कि अगर आप मना-वना करोगे तो बंदे बनने शुरू हो जाते हैं और कोई अपने हाथ में नहीं लेगा उस चीज़ को। सर खाना बंद हो जाएगा, पीना बंद हो जाएगा, बंदे बनने शुरू हो जाएँगे, कोई अपने हाथ में लेगा नहीं। अब मोदी साहब ने जो एक कदम उठाया है इंडस वाटर का, ये देख के उठाया है कि वहाँ बंदे मरेंगे सर। इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। और मैं आपके शो में बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि ये एक न्यूक्लियर वेपन है। आपने बड़ा स्लो रिलीज़ का न्यूक्लियर वेपन फेंका है इनके ऊपर। ये मेरे वर्ड्स आपको अगर याद होंगे मैंने आपके चैनल पे ये चीज़ बोली थी। बिल्कुल, शुरू में ही कह दिया था कि ये तो न्यूक्लियर वेपन से भी घातक है। ठीक है? तो ये इनको भी समझ में आ रहा है कि बंदे मरने वाले हैं और उसके लिए इनको कुछ करना पड़ेगा। ये कौन है सर? ये है पाकिस्तान की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है? आर्मी चीफ बड़ा पावरफुल होता है सर लेकिन उससे पावरफुल भी जो एक डीप स्टेट होता है ना पाकिस्तान का, जो कुछ लोग होते हैं, पावर सेंटर्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं। सर 400 रजवाड़े हैं आपको पता है पाकिस्तान में जो पूरा देश चलाते हैं। अब वो 400 रजवाड़ों को दिख रहा है यार मेरा साला जागीर जा रही है तो वो फिर रोते हैं वो। क्या कर रहे हो यार? व्हाट आर यू डूइंग? लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा तुमको? तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे और मेरे हिसाब से ये जो प्रमोशन है ये एक उसका रिएक्शन है सर, कि यार इसको ज़रा ऊपर करो, धीरे-धीरे करके इसको ज़रा साइडलाइन करेंगे।
थोड़ा-सा इसको ज़रा कुछ करो, बिकॉज़ नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आदित्य जी, ये समझाइए, सर, हमारे यहाँ भी जनरल करियप्पा को और मानेक शॉ साहब को रिटायरमेंट के बाद दिया गया। करियप्पा साहब को इसलिए कि वो पहले आर्मी चीफ थे, और मानेक शाह को इसलिए कि उन्होंने बांग्लादेश युद्ध जो है वो जीता था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी सेवाएं थी। लेकिन दोनों को रिटायरमेंट के बाद दिया गया, यानी ये मानद पद है तो मानद ही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जब जनरल अयूब ने सत्ता पलट दी थी और राष्ट्रपति बन बैठे थे, तो खुद ही ये मेडल अपनी छाती पर चिपका लिया था कि साहब मैं अब फील्ड मार्शल भी हूं। तो ऐसा इनके साथ तो है नहीं, ये तो पहला केस है भारत और पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ भी है और जिसको एक मानद उपाधि भी दे दी गई है, यानी 5वां सितारा भी दे दिया गया है। अब अगर ये इस पद पर बना रहता है, तो ये तो एक तरीके की अजीबोगरीब हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी इस पूरे क्षेत्र में। देखिए सर, एक आर्मी को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, हर अफ़सर की एक ड्रीम होती है कि वो जनरल बने, आर्मी चीफ बने, एयर फोर्स चीफ बने, नेवल चीफ बने। वही एक ग्रोथ पैटर्न होता है जिससे आप परफ़ॉर्म करते हो और उसी के चक्कर में आप अपने आप को एक लेके जाते हो। देखिए सर, ये बड़ी क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि उनके पास भी एक एम्बिशन है यार, वो सोल्जर्स हैं, इनका मतलब ये नहीं कि उनके पास एम्बिशन नहीं है। हमारे में भी जो ऑफिसर्स घुसते हैं ओटीए के अंदर, आप उनसे पूछें तो उनका एम्बिशन रहता है, यार मेरे को आर्मी चीफ बनना है, मेरे को मानेकशॉ की तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है। हर किसी का अपना रोल मॉडल होता है। कई लोग बोलते हैं अब वो जनरल भगत सिंह की तरह बनना है, वो जनरल साहब वाज़ आउट ऑफ द दिस थिंग, उनका सोचने का तरीका ही अलग था। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं एंड ये एक प्रोग्रेशन होता है और ये एक तरीका होता है जब पीपल आर मेड टू परफॉर्म। अब एक परमानेंट आर्मी चीफ आपका वहाँ बैठा रहेगा, तो सर नीचे वाले लोग क्यों परफॉर्म करेंगे? राइट? उसको पता है यार मैं कभी जनरल के रैंक से ऊपर ही नहीं जाने वाला, लेफ्टिनेंट जनरल बना देंगे मेरे को, उसके आगे मैं जाना ही नहीं है। तो वो क्यों परफॉर्म करेगा सर? लेफ्टिनेंट जनरल बन के वो फिर बैठेगा आराम से। सो जो इनके 6, 8, 9 कोर कमांडर हैं, वो कितनी इसकी बातें सुनेंगे आगे जाके? वो बोलेंगे नहीं यार हम नहीं सुनते भाई, हेलो, हमको तू साले रिटायर करी जा रहा है, 4 साल हो गए रिटायर करी जा रहा है, खुद वहाँ पर फील्ड मार्शल बन के बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम आएगी इनको आगे। एंड यहाँ पर मैं तभी बोल रहा हूँ सर, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसको धीरे से साइड करने की बात करी है। क्योंकि सर एकदम से तो कर नहीं सकते, ठीक है जी? एकदम से अगर आप साइडलाइन करोगे इसको, तो क्या होगा सर? आपको दिखेगा कि ये हार गया है, तभी आपने साइडलाइन कर दिया उसको। तो वो दिखाना नहीं है, तो आपने इनको प्रमोट कर दिया जी। उसका बोलोगे जी फील्ड मार्शल है, वो प्रमोट, वो उनके रोल्स चेंज हो रहे हैं, अभी थोड़े टाइम के बाद एक अनाउंसमेंट आएगी, आप देखना एक नया आर्मी चीफ बन जाएगा पाकिस्तान में। और जैसे ही वो होगा आप देखोगे ये पूरा गेम इसका खुलता जाएगा, क्योंकि ये भाग जाएगा यहाँ से। ये जाके कहीं दुबई-शुबई में एक अपना ये वो सैल्यूट-वैल्यूट मारने के लिए आएगा, वो मतलब ओह! द विनर अगेंस्ट इंडिया उसको लेके आएँगे। वो जहाज-वहाज में वीआईपी-टीआईपी एकदम मैं ऐसे करके उसने आके सैल्यूट-वैल्यूट मारने और पासिंग आउट परेड में खड़ा होगा, लेक्चर्स देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऑल दैट ही विल डू। तो इसको इज्जत से नहीं उतारेंगे, लेकिन इसकी इज्जत उतारेंगे। वो एक लेकिन साहब, बेशर्मी की इंतहा है। आपके 11 एयरबेस उधड़े पड़े हैं, आपके रडार जो हैं वो आसमान की तरफ मुंह फाड़े पड़े हैं, आपके जो है वो सरगोधा और जो आपका किराना हिल्स में जो कुछ सामान पड़ा हुआ था वो दुनिया की नज़र में आ चुका है, और दो दो देशों के हवाई जहाज वहां देखे गए, और आप बेशर्मी के साथ पूरे देश में जश्न की यात्राएं निकलवा रहे हैं, क्रिकेटर्स से गले मिल रहे हैं, और अपने आप को आप फील्ड मार्शल दिलवा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इतनी बेशर्म, बेहया आर्मी कोई दूसरी होगी कि जो हारने के बाद भी एक झूठा नैरेटिव गठन करने की कोशिश कर रही है देश के भीतर, और
अपने सितारे बढ़वा रही है। सर ये देखिए वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डाउन द रैंक क्या क्या हो रही होगी, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, साला ये तो ठोक के चले गए हमको यार। सर आर्मी को पता है ना, देखिए मैं आप पब्लिक के ऊपर नैरेटिव फेंकते रहिए, ठीक है। आर्मी को तो पता है क्या हुआ है, एयरफोर्स को पता है क्या हुआ, नेवी को पता है क्या हुआ। सर वो भी तो पॉपुलेशन से ही आते हैं, कभी तो मुंह खोलेंगे वो, यार मार के चले गए हमको, वो कुछ नहीं कर पाए हम। और दूसरा चीज सर, जब आसिम मुनीर बोलेगा कि भैया भारत से पंगे लेने हैं, आर्मी उसके जर्नैल बोलेंगे आप पागल हो गया क्या, पिछली बार साले 11 तोड़े थे, इस बार पता नहीं क्या तोड़ के जाएगा वो। सी एक सर्वाइवेबिलिटी होती है सर एक देश की, वो बेवकूफी जरूर करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, जरूर करेगा। और कुछ ना कुछ बेवकूफी का काम करना उसका, वो करेगा करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ही विल डू दैट। तो ये आप बड़ा देख के चलिए कि ये पाकिस्तान सुधर तो सकता नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, चाहे पाकिस्तानी आर्मी माने ना माने, लेकिन जिन गुटों के हेडक्वार्टर्स पे आपने अटैक करा है, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, मसूद अजहर के आपने फैमिली मेंबर मार दिए 14, खुद साला अगले कमरे में बैठा था, बच गया वो। सर इसका रिस्पांस तो वो देंगे ना कुछ बेवकूफी तो करने की कोशिश करेंगे, वो पक्का करेंगे, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी ठुकेगी जाके। तो अब ये देखिए, ये जो एक इंटरेस्टिंग सा कॉस्ट आया ना सर, ये कॉस्ट पाकिस्तानी आर्मी को धीरे धीरे करके समझ में आएगा, और अगली बारी कुछ होगा और जब भारत ठोकेगा जाके, इनको समझ में आएगा कि यार ये तो एक्सपेंसिव हो रहा है। रोक सकते नहीं, बिकॉज सर टेररिस्ट को कैसे रोकोगे, अगर आप टेररिस्ट को वहां रोकोगे आपके घर में फटेंगे। अगर आपको याद होगा 89 में जब अफगान जिहाद खत्म हुआ, इन लोगों ने वहां पर पाकिस्तान में उल्टे काम करने शुरू कर दिए, तो ना बे उधर जाओ। इन लोगों ने सारे अफगान और ये फॉरेन टेररिस्ट सारे कश्मीर की तरफ भेजने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये खुद नहीं संभाल पाएंगे, इनको सर सांप है ये सारे। तो या तो इनको अपने आप मारने पड़ेंगे इनको, जो हमारे लिए बढ़िया होगा। ठीक है, या तो हम मारेंगे, जैसे हम कर रहे हैं, पिछले 2 दिन में 2 तो गायब हो गए। जी हाँ। तो देखिए सर, पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि तुम यार जितना मर्जी नैरेटिव फैला लो कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, पीछे देखो क्या हो रहा है तुम्हारे। लेकिन वो 72 हुरों वाला तो खैर, जो भी आसमानी किताब से या वैसे उन्होंने समझा रखा है आतंकवादियों को। लेकिन सर वो हमने बच्चे थे। बहावलपुर में भी देखा और यहाँ भी देख रहे हैं सैफुल्ला के साथ, इनके आतंकवादियों के शव जो हैं वो पाकिस्तानी झंडे में लपेटे हुए हैं। आर्मी के लोग, सुरक्षा बलों के लोग जाकर के सैल्यूट मार रहे हैं। ये क्या है? अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग खुद ही निपटाएंगे इनको। ये काम तो अननोन गनमैन को ही करना पड़ेगा। देखिए सर ऐसा है, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। पाकिस्तानी आर्मी को अगर आप ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दोगे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपने आप उड़ाने के लिए, जो भी पहुंची नहीं है वो पहुंचेगी, वो उड़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अगेंस्ट में जिहाद बंद कर देंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट राउंड को ढूंढ लेंगे वो बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये देखिए, ये इस चीज का, ये जो जिहाद का घोट बेचना कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है ना। इनको सर्वाइव करना है सर, लेकिन पंगा क्या है कि इस पॉइंट पे आने के लिए इनके पास वो टाइम जो था ना सर, 5 साल पहले निकल गया वो। अब नहीं बचते ये। अब चाहे कल सुबह आसिम मुनीर उठे कि भैया सारे टेररिस्ट मार दो, हम सुधर जाएंगे, हम बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करेंगे, इट्स टू लेट। क्योंकि सर जो फॉल्ट लाइन इनकी बनी है बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, सरायकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, वो रुकेंगे नहीं। वो बोलेंगे यार आज का आर्मी चीफ है, ये बोल रहा है, कल को कोई और आएगा, वो साला और बदतमीजी करेगा, हमको किसका भरोसा। यही चीज आप भी बोलोगे। आप ट्रस्ट कर सकते हो पाकिस्तान को? कल को पाकिस्तान बोलता है सर मैं एक जहाज के अंदर सर हिजबुल मुजाहिदीन के, जैश ए मोहम्मद के और लश्कर ए तैयबा के जितने बंदे हैं सर, मैं एक जहाज के अंदर डाल के, मोदी साहब मैं भेज रहा हूं आपके पास, मेरे को माफ करो सर, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट ना मुझे आपके साथ लड़ना है। ये सर आपको इनसे प्रॉब्लम है ना, ये ले जाओ। आप फिर ट्रस्ट कर पाओगे इनको? नो। तो ये बड़ी एक कठोर स्थिति में खड़े हुए हैं सर। ये
जो आपको वो दिख रहा है ना सर, मैं आपको बताऊँ, जो मोदी डॉक्ट्रिन है ना सर, ये अभी खुलनी शुरू हो रही है। क्योंकि जो धमकी मारी है ना साहब ने, वो इसका इनको असली ज्ञान धीरे-धीरे करके होगा। इसका मतलब, लेट मी अगेन से दिस, आपके शो में दोबारा मैं अपने आप को रिपीट करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधरेंगे। ना, इनको समझ ज़रूर आएगी, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। जैसे सर, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको पता है सिगरेट पीनी खराब चीज़ है, लेकिन वो फिर भी पीते हैं। ठीक है? तो इनकी वो हालत है। क्योंकि अगर ये सुधरेंगे तो फिर इनके लिए बजट-वजट जो इतना है, इनकी जो एक अस्तित्व है पाकिस्तानी आर्मी का, वो पूरा खत्म हो जाएगा। किसके लिए खड़े हो तुम यहाँ पर? अगर भाई तुम्हारे को भारत से खतरा ही नहीं है, तो क्यों खड़े हो? तो ये बड़ी टेढ़ी सिचुएशन में आके इन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया है, और तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसको ये चीज़ समझ में आई है कि यार इसको हटाओ साले को। जो हमको 10-12 साल लगते हुए टूटने में, ये तो 2 साल में तोड़ देगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह का थोड़ा-सा कुछ शिफ्ट हो रहा है। बाकी देखते हैं सर, क्योंकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपके जी, साथ इन्होंने जो भी सीज़फायर जैसे मर्ज़ी बोल लीजिए, इन्होंने लड़ाई गोली चलानी बंद करी, और जो भी ये डिसीज़न हुआ, अ, जो भी स्टॉपेज करा इन लोगों ने, उसके अंदर आपको एक चीज़ दिखेगा कि वो डीजीएमओ से आर्मी के पास गया होगा, पूछने के लिए कि साहब, या आर्मी वाले ने ही बोला होगा, चीफ ने ही बोला होगा, यार बात कर, खत्म करें इसको। तो आसिम मुनीर के बिना ये रुक नहीं सकता था। ठीक है जी। बिल्कुल। अब मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अंदर होगा क्या, जब एक ये हो जाएगा, आसिम मुनीर बोलेगा ओके डन, उसका एक सिग्नल बनता है सर। ठीक है? एक छोटा-सा सिग्नल बनता है, वो टेलीग्राम, पुराने टेलीग्राम लिखते थे ना सर, वैसा सिग्नल बनता है। ऑल एरिया स्टॉप, टू स्टॉप, फायरिंग स्टॉप, वो स्टॉप, 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 स्टॉप करके लिखते हैं ना, पुराने ज़माने में टेलीग्राम लिखते थे, वैसा करके एक सिग्नल बनता है। और उसके अंदर फिर क्लासिफिकेशन लेवल्स होंगी, कि ये वाला जो स्टॉप क्लासिफाइड है, ये टॉप जनरल्स को जाएगा, उसके बाद इसको जाएगा, उसको जाएगा। वो सिग्नल सबको ट्रांसमिट हो जाता है कि साहब, चीफ साहब ने बोला है गोलीबारी बंद। ठीक है जी, तो गोलीबारी बंद का सिग्नल सबको चले गया होगा। अब वो जो 12 या 16 कोर कमांडर जो हमारे ये यहाँ पर बैठा है, कश्मीर के आसपास, जो हमारे उस तरफ जम्मू कश्मीर रीजन के उस तरफ बैठा है, सर उसने फिर भी उस रात को ड्रोन भेजे। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या है सर? क्या आर्मी चीफ के ऑर्डर वो मान नहीं रहा था? या आर्मी चीफ ने हमसे झूठ बोला? क्योंकि 2 दिन के बाद ड्रोन बंद हो गए। ड्रोन बंद हो गए, सीज़फायर वायलेशन बंद हो गई। तो ये बड़े क्यूरियस से सर्कमस्टेंसेस हैं कि भई कोर कमांडर उसको बोल रहा है, साहब क्या कर रहे हो? मैं नहीं रुकता, करना है तो कर लो। फिर आया होगा प्रेशर, अबे रुक जा यार, क्या कर रहा है? ये वो कुछ गड़बड़ है सर। इट इट डज़न्ट सीम राइट। मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ इन अ लॉजिकल सेंस, कि यार वो क्यों आया? या तो ये आसिम मुनीर ने बोला होगा, यार फायरिंग चलते रहो, फिर 2 दिन के बाद क्यों रुके तुम? आज एक भी गोली नहीं चलती वहाँ पर, एक भी ड्रोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर तुमको रुकना ही था तो उसी दिन रुक जाते, फिर 2 दिन और क्यों तुमने ये सब उल्टे काम करे? तो दैट मीन्स कुछ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, या तो इसकी बात नहीं मान रहा वो। तो जब आप उस चीज़ को देखते हो, और भी आप देखते हो कि भई आर्मी के जनरलों को ऊपर बढ़ने की मुश्किल मुश्किल है, और फिर आप देखते हो कि आसिम मुनीर ने अपने आप को एक और रैंक दे दिया है, तो फिर लगता ही है कि भैया कुछ उसको थोड़ा प्यार से हटाने की कुछ बातें चल रही हैं। बाकी सर एक एक चीज़ बात मैं और। जी, जी हाँ, जी बोलिए। हाँ। आप अपनी नहीं, बात एक पूरी करिए। मैं एक चीज़ और बोलूँगा सर, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, 71 में भी ये सिचुएशन नहीं थी सर। जब देश टूट गया था उस टाइम पे भी ये नहीं थी। अभी क्या है सर, एक झूठ के पहाड़ के ऊपर इन लोगों ने लोगों को खड़ा कर रखा है। लेकिन वो झूठ का पहाड़ आपको भी पता है कितना टाइम खड़ा रहेगा। वो जैसे ही नीचे गिरेगा, उसकी गिरावट इतनी ज़ोर से होगी, फिर कैसे सँभालेंगे इसको? मैं तो ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर हों या हमारे तीनों तीनों सेनाओं के जो ऑपरेशनल आपके हेड थे, डीजीएमओ थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी स्टॉप नहीं हुआ है। क्या ये तब तक जारी रहेगा जब तक हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर, लखवी और ये सब जो है निपटा नहीं दिए जाएँगे?
और भले ही मुँह से ना कहा गया हो, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है और ये कल शायद किसी कमांडर ने कह भी दिया है कि आप देखेंगे आगे भी हम लोग अटैक करेंगे। तो ये अटैक क्या इन्हीं के ऊपर होंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाएँगे तब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं होगा? आप ठीक बोल रहे हैं सर, हो सकता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो सर मेरे हिसाब से खत्म होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। और कई लोग बोलेंगे यार ऐसे कैसे होता है, ऑपरेशन तो खत्म होना चाहिए। नहीं, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन वाला जो ऑपरेशन है सर आज भी चल रहा है। 1984 में 13 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था वो, बैसाखी के दिन पे। तो आज भी चल रहा है वो। तो इसको परखना थोड़ा मुश्किल होगा सर, बट देखिए आपने किया क्या सर? अगर आप इसको थोड़ा-सा डिफरेंटली देखें, आपने किया क्या? आपने बोला, आपने पूरा अपना अस्तित्व चेंज कर दिया। आपने बोला कि अगर आपके हिसाब से कुछ टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें होंगी जो वो करेगा, आपको हम मारेंगे। अगर कोई होगा, कोई जिसका थोड़ा दिमाग हल्का होगा, वो देखेगा यार कितना मारेगा मेरे को। वो भी देख लेता हूँ। तो अगर कुछ बेवकूफ़ी करें तो देखें यार, पता चले अच्छा ठीक है यार 2-3 एयरफ़ील्ड ठोक के, 2-4 ब्रह्मोस मार के मेरे 50-60 बंदे मार देता है। कैन आई एक्सेप्ट दिस कॉस्ट? क्योंकि देखिए जब तक जो एलीट लोग हैं ना पाकिस्तान में, और यहाँ पर ही मेरा पॉइंट बनता है, जब तक एलीट्स को जो पाकिस्तान की ये डीएचएज़ के अंदर जो रहते हैं, जो इतनी-इतनी आंटियों की जो किटी पार्टीज़ होती हैं, जब तक इन पे इम्पैक्ट नहीं होगा सर, तब तक ये पंजाब की जो आंटियाँ हैं, उसपे तब तक ये नहीं बदलेंगे सर। इनके घर में इम्पैक्ट होना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक एन इम्पैक्ट इन देयर हाउस। और इस बारी जो एयरफ़ील्ड्स और इन चीज़ों पे आपने करा है सर, उससे वो एक मैसेज गया है इनकी फैमिलीज़ को कि भाई देखो, तभी तो रिपोर्ट आई थी ना, आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है। तो जी हाँ, जी हाँ। तो ये सर थोड़ा-सा आपको भी आपका गेम अभी डिफरेंट, ऑपरेशन सिंदूर जो है, थोड़ा डिफरेंट खेलना पड़ेगा आपको। ये एक रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा सर, इसके अंदर सब कुछ होगा, इधर-उधर की चीज़ें, और इंटेलिजेंस भी होगा, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी होगा, आपको कुछ करना होगा, आप सडनली एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर इनकी नेवी ब्लॉकेड कर देंगे आधे दिन के लिए, तो ऐसे-ऐसे काम आप करोगे आगे जाके। लेकिन मोदी जी ने तो राजनाथ सिंह से कहलवाया है कि भई ये ट्रेलर है अभी, क्या? पूरी तो पिक्चर वही मैं तो बोल रहा अभी हूँ सर, बाकी। कॉस्ट कितना ले सकता है पाकिस्तान? तो या तो टेस्ट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान कि भैया चलो एक देखते हैं यार, एक कुछ अटैक करके देखो। उसके बाद देखते हैं भारत करता क्या है? इसने बोल तो दिया है, क्या ये आगे जाके वो चीज़ें करेगा जो अभी इसने इस बारी करी हैं? और क्या हम उस चीज़ को सहन कर सकते हैं? तो तभी देखिए भागते हुए गए हैं चाइना, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना गया है। तो ये सब अभी चाइना बोलता है मैं फटाफट जहाज भेज दूँगा तेरे को, टेंशन नहीं है, तू 5th जनरेशन फाइटर ले ले। ये 5th जनरेशन फाइटर से क्या करोगे? ब्रह्मोस रोकोगे आप? कैसे रोकोगे? वो तो तब अभी आप यूक्रेन को अमेरिका ने भी कहा था कि तू भिड़ जा रूस से, हम तेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, जब उसकी छिताई शुरू हुई तो फिर भाग गया अमेरिका भी पीछे की तरफ, बोला तो भाई वही हो पिट गया ले। इसके साथ भी सर। ये देखिए सर, चाइना का तो खेल है ही, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और चाइना को भी आगे एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है सर। अभी तक चाइना को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी तक उसको कॉस्ट नहीं आई है। कल को उसकी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट आनी शुरू हो गई क्योंकि इसकी चीज़ें गिर रही हैं, तो फिर वो बोलेगा ना ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। वो सिचुएशन पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं सर, थोड़ा टाइम है, क्योंकि इस बार इन लोगों ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा करा सर, उस वो इसीलिए किया गया कि चाइनीज़ वेपन्स की थोड़ी-सी यू नो मिट्टी पलीत ना हो। देखिए सर, ऐसी-तैसी हो गया। तो वो हो गई है, लेकिन बिकॉज़ इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रखा था कि वो थोड़ा-सा बच गया, बट लोगों को असलियत पता चल गई है सर, क्या हुआ है। अगली बारी ऐसा नहीं होगा सर। अब तो पूरी दुनिया ही सोचेगी कि चीनी माल पर भरोसा किया जाए कि ना किया जाए। तो एक किसी ने जोक डाला था ना, कहता है यार चाइना के तो हम हेडफ़ोन नहीं लेते, तुम लोगों ने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री लगा ली, तो क्या कहते हो? अच्छा, ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है? ये बड़ी मीटिंग का क्या मतलब है जो
आर्मी चीफ ने बुला रखी है। देखिए सर, चक्कर क्या है, अमेरिका, अगर आप अमेरिका की डिप्लॉयमेंट देखेंगे, उनके मिलिट्री बेसेस देखेंगे, आपको एक चीज़ दिखेगी कि इंडियन ओशन जो रीजन है, पर्शियन गल्फ से लेकर म्यांमार के उस तरफ तक, ये जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का रीजन है, इसके अंदर इनका एक ही बेस है, डिएगो गार्सिया के अंदर। आप भी बढ़ रहे हो सर, चाइना का भी थ्रेट है। तो अगर आप देखेंगे, अमेरिका का एक 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 कोशिश रहेगी कि बलूचिस्तान में उसका कुछ बने, एक तरफ यहाँ पर, और दूसरा म्यांमार के अंदर उसका कुछ बने, ताकि वो बे ऑफ बंगाल में अपना थोड़ा-सा अपने आप को रख सके। आपको तंग नहीं करेगा, फालतू में कोई ऐसी वो नहीं है। बट जब आपको तंग करना हो, तो थोड़े जिहादी-विहादी भेज सकता है आपके पास, ये सब उल्टे काम कर सकता है, उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए। और यहाँ से सर डबल डबल है, क्योंकि यहाँ से जिहादी आपके अंदर भी भेज सकता है और चाइना के अंदर भी भेज सकता है। और ये चीज़ याद करिएगा सर, अमेरिका को जिहादी बड़े पसंद है, क्योंकि वो ना काम करते हैं इनके, तो इनको बड़ा पसंद है। एंड आप देखेंगे कि अभी जो ट्रम्प ने अपने व्हाइट हाउस के अंदर भी 2 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट रख लिए हैं, तो ये मतलब बेवकूफ़ी है। देखिए सर, ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ने एक कॉरिडोर सा बनाया है, राखीन कॉरिडोर जिसको ये लोग बोल रहे हैं, जहाँ से ये लोग सामान भेजेंगे राखीन के अंदर अराकान आर्मी को, जो लड़ेगी चाइनीज़ बैक्ड हंता से, जो तात्मादाव है, जो म्यांमार की मिलिट्री है। क्योंकि अराकान एक ऐसी फ़ोर्स है सर, जिसके पास चारों तरफ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, चारों तरफ। पूरे म्यांमार के अंदर उसका इन्फ्लुएंस है। तो और वो देखते हैं कि यार ये क्रिश्चियन फ़ोर्स है, इनको ज़रा हम थोड़ा बैक-वैक करते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा अपना एक जगह बना लेंगे। क्योंकि इनको पता है हमारा वहाँ पर एक बेस है सितवे में, क्योफू के अंदर चाइना का बेस है, तो रशिया का बेस है सदर्न म्यांमार के अंदर। तो म्यांमार एक टूटा हुआ देश है, जहाँ पर वो सबको ही थोड़ा-थोड़ा कुछ अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। हम भी लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हम हिस्सा मतलब पूरा ज़मीन नहीं लेना चाह रहे, बट अपना इन्फ्लुएंस लेना चाह रहे हैं वहाँ पर। जी, ताकि जी। आपको जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर म्यांमार, मणिपुर के अंदर और इन चीज़ जगहों के अंदर जो इश्यूज़ हैं, उसको आप थोड़ा-सा ठंडा कर सकें। तो ये एक इश्यू है सर। बांग्लादेश में इस टाइम पे हो क्या रहा है कि जो यूनुस ने बिना पूछे ये हाँ, 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 हाँ कर दिया है। अब यूनुस ने क्यों करा? क्योंकि यूनुस को अपने आप को बचाना है। उसको ये पता था कि अमेरिकन आके इधर पे मेरे को भगाएँगे। तो उसने कुछ, अमेरिकन ने बोला मेरे को ये चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, आप ले लो, ले लो। तो मेरे को बस, मेरे को मत कुछ बोलना। तो उसने अभी अपने लिए थोड़ा-सी टाइम खरीदा है। इसमें हुआ क्या है कि आर्मी चीफ बड़ा गुस्सा हो गया। आर्मी चीफ ने बोला मुझसे पूछे बिना तुमने ऐसा करा क्यों? सही। ठीक है? तो यूनुस ने नहीं रोकते हैं, ये वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अब चक्कर क्या हुआ है कि जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर ये जैसे आपके जमात है और आपका और दूसरी जो बीएनपी है, और ये लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया कि यार ये क्या किया तुमने? तुमने तो देश बेच दिया अपना। हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहा वहाँ पर, वो पूरा हिस्सा चट्टोग्राम का हमारे हाथ से गया। क्योंकि अराकान वाले आके यहाँ पर पार्टी-पुर्टी करके चले जाते हैं। 3 दिन का म्यूज़िक फेस्टिवल करते हैं, इनके कंट्री में आके आराम से डांस-डूंस करके दारू-वारू पी के गायब हो जाते हैं। तो ये भी उनको, यार ये क्या हो रहा है? तीसरा चीज़ क्या है सर, अमेरिका से इन्होंने एक चीज़ कोशिश करी कि अमेरिका से कुछ डिस्काउंट लिया जाए कि भई मेरे को ज़रा अभी छोड़ दो। तो जस्ट बिकॉज़ इन इसने मान लिया कि भई आप कॉरिडोर ले जाओ कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। वहाँ पर अमेरिका ने इसको थोड़ी मेरे ख्याल से लाइफ एक्सटेंशन दी है। और जो अगर आप देखें, अवामी लीग को बैन किया गया है। उसके ऊपर वेस्टर्न मीडिया में कुछ नहीं आया। वहाँ पर सब लोग चुप हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 डिस्काउंट उसको दिए गए हैं कि ठीक है, तू हमको यहाँ पर घुसने दे। हम तेरे को इन दोनों चीज़ में थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन देखिए सर, अमेरिका रूथलेस है। जहाँ उसको देखेगा यूनुस थोड़ा टेढ़ा टक करके बाहर जाएगा वो। क्योंकि उस रीजन में अमेरिका को बांग्लादेशी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, यूनुस की नहीं। तो आगे जाके एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन बनेगा, जहाँ पर बांग्लादेशी आर्मी और अमेरिका का रोल ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा, और बांग्लादेशी आर्मी आपके क्लोज़ है। अराकान आपके क्लोज़ है। यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है जिसका दिमाग ढीला है, वो है यूनुस। तो ये थोड़ा कुछ गड़बड़ दिखती है यहाँ पर, और आपने ईस्ट में भी थोड़ा-सा मिलिट्री प्रेशर तो डालना शुरू करा ही है। ऊपर से आपने अभी पोर्ट-वोर्ट बंद कर दिए, तो उनकी इकोनॉमी में बड़ी जोर से झटका लगेगा। ये $750 मिलियन से बहुत होता है। बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन इट्स क्वाइट अ बिट फॉर बांग्लादेश। तो इन चीज़ों में इसको थोड़ा झटका लगेगा सर।
एंड वो झटका कितना टाइम अमेरिका इसको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये वो करके के थोड़े पैसे पूछे तो दे सकता है, चलो ठीक है, दे भी देगा, लेकिन कितना टाइम सर? और यही सवाल आप पाकिस्तान के लिए भी पूछते हैं, यार ठीक है तूने आईएमएफ के $1 बिलियन दे तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक वॉर के अंदर मैंने उसके 12 बिलियन खर्च करवा दिए। कितनी बारी पाकिस्तान आके 12 बिलियन अपने खर्च कर सकता है सर? आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है सर, योर स्ट्रेंथ इज टाइम एंड ज्योग्राफी। आपके हाथ में टाइम है, ज्योग्राफी आपके हाथ में। अमेरिका के पास टाइम नहीं है और ज्योग्राफी भी नहीं है। तो आज आपको दिखता होगा कि अमेरिका और ये जितनी पावर्स हैं वो थोड़ा-सा एक स्टेप आगे ले रही हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नहीं कर पाएँगे आपके साथ, क्योंकि आपके पास एक तो आप वहीं पर हो, उसी एरिया में हो, तो आपका कमांड कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड दूसरा ज्योग्राफिकली आप यू नो आप बांग्लादेश को सराउंड करते हो सर, 3 डायरेक्शन से, कभी भी चेप सकते हो उसको आप। अब बांग्लादेश को ये चीज़ पता है, तो वो लेके आ रहा है चाइना को, लालमुरी घाट में हम वो बनाएँगे, एयरफील्ड बनाएँगे जी, ये करेंगे जी, वो करेंगे जी। हाँ, चाइना भी खेलेगा, प्रोपेगेंडा करेगा, वहाँ पर टीम भेजेगा, वो फिर वहाँ पर 2 इसको थोड़े पैसे-पूसे दे देगा, वहाँ पर 1-2 बुलडोज़र भेज देगा। देखिए सर, 10 किलोमीटर दूर है वो, लाइन ऑफ कंट्रोल से। 10 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा उसको उड़ाने के लिए? आई मीन बिल्कुल। लेकिन चक्कर वो नहीं है, चक्कर ये है, जैसे पीओजेके का जो एरिया है, वहाँ पर अगर आप घुसोगे, तो आपको चाइना से मिलना पड़ेगा जाके, ठीक है? उसी तरह से अगर सिलीगुड़ी को आपको चौड़ा करना है, तो अगर आपने सिलीगुड़ी को चौड़ा कर दिया, तो एक जो बड़ा वल्नरेबिलिटी है आपकी चाइना के अगेंस्ट में, वो खत्म हो जाती है। तो चाइना ने क्या करा, एक ऐसी जगह पे जाके बैठ गया, जहाँ पर अगर आप कुछ करते हो, तो चाइना बोलेगा, "यार क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूँ वहाँ पर, आप ये मेरे इंटरेस्ट हैं, मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहे हो आप, मेरी चीज़ों को तोड़ रहे हो।" तो वो चीज़ें आपको करने की कोशिश करेगा, तो आपके ऊपर वो मिलिट्री प्रेशर डाल सकता है। देखिए सर, ये एक पोज़िशनिंग की गेम होती है, मिलिट्री पोज़िशनिंग की गेम होती है। आप उसके ऊपर एक वल्नरेबिलिटी निकालते हो, वो आपके ऊपर एक निकालता है। तो ये कंटीन्यूअस गेम आपका चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी क्या, चाइना को क्या डर लगता है? फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम को आप ब्रह्मोस बेच रहे हो। तो ही सेज यार मैं भी कुछ करता हूँ। तो ये देखिए ये एक रिएक्शन, ये एक चेन है, ये चलती रहेगी ऐसे-ऐसे करके आगे। चाइना के हाथ में था श्रीलंका, आज श्रीलंका उसके हाथ में नहीं है। चाइना के हाथ में था मालदीव्स, आज उसके हाथ में नहीं है। चाइना के हाथ में था भूटान, आपने खींच लिया। म्यांमार में आप काम कर रहे हो। पाकिस्तान को आपने तोड़ा है। तो चाइना कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा सर आपको। तो ये वो है और बांग्लादेश का अगला आपका गेम आपको शुरू करना पड़ेगा। दिस इज़ गोना बी क्रिटिकल। आपकी ईस्टर्न सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा। भारत की अग्नि परीक्षा है सर, और कुछ नहीं है। लेकिन यही विंडो है, या तो बारिश से पहले आप ये सब करें। सर देखिए ऐसा है, आपके पास जो इस टाइम पे आपके पास कैपेसिटी है, वो दिन देखिए सर, बांग्लादेश को नीचे बिठाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अ, हाँ, वो है बट देखिए आपको जिस जगह में एक्शन करना है वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तीस्ता वाला एरिया है, ठीक है, बट उसको आप ब्लॉकेड करने के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हो। मिलिटरीली अगर आपको जाना भी है, तो आप प्रेशर डाल सकते हो ड्यूरिंग मानसून्स एंड जस्ट डू इट आफ्टर मानसून्स, तो वो इतना प्रॉब्लम दिखता नहीं है मुझे। बिकॉज़ वैसे भी सर ये जो एयरफील्ड की बात कर रहे हैं, मानसून में तो बनाएँगे नहीं, जी, जी। राइट? और वैसे भी इतना तो कोई नहीं है कि एकदम से एयरफील्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा, कल सुबह फाइटर आ जाएँगे वहाँ पर। ये चीज़ें होते-होते दसों साल लग जाते हैं सर, एयरफील्ड बनाते हुए कम से कम 4 से 5 3 से 4 साल लगते हैं। चाइना अपना पूरा दम भी लगा ले वहाँ पर, फिर भी टाइम लगेगा। तो आपके पास एक क्रिटिकल सिचुएशन आएगी सर, इसको डील करने के लिए अभी गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स दिख रहे हैं, कुछ होता हुआ दिख रहा है और ये जो बांग्लादेश के ट्रेड के ऊपर आपने हाथ मारा है, ये मेरे ख्याल से एक वार्निंग शॉट है, कि बेटा देख, नाउ आई एम गेटिंग सीरियस। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वार्निंग शॉट। इसके साथ आपने एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ करी है, जहाँ पर आप उसको एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भेज रहे हो, स्टॉप, डोंट डू दिस। और ये चीज़ें बैक एंड पे बोली जाती हैं, फ्रंट पे नहीं कोई बोलता। तो मेरे हिसाब से वो स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग चल रही है, देखते हैं अगला कदम क्या आता है। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच। यू। नमस्कार। नमस्कार।